नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव खासा अब गर्म हो रहा है। बीजेपी ने अपने 160 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें 38 विधायकों के टिकट काट दिए हैं, 69 को रिपीट किया है। हंगामा तो होगा, ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन बीजेपी को पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों जगह मैनेज करने आता है। पहले से ही उसकी पटकथा लिख दी गई थी और उसी तैयारी के मुताबिक सब कुछ किया गया है, इसलिए उतना शोर नहीं मचा। इसका क्या असर होने वाला है? क्या बीजेपी हर बार टिकट काट करके चुनाव जीत जाती है? इसके पीछे क्या उसकी रणनीति रहती है? दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी उसने इस फार्मूले को आजमाया था। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया न्यूज़ गुजरात के एडिटर जिगर धमाड़ी साहब। जी बिल्कुल, विद्याशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तिवारी जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, आपने बहुत एक अच्छी चीज़ बताई कि हर बार ऐसा होता है कि वो टिकट काटती है फिर भी जीत जाती है। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि बीजेपी हर वक्त मोदी के चेहरे के साथ चुनाव को आगे ले जाते हैं और उसी के दम पे वो जीतते भी है। लेकिन इस बार का गणित पूरा अलग है। गणित क्यों अलग है? क्योंकि पता है कि 2017 में बहुत कम सीट थी और अब वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल भी बन गया था। कोविड का जो पूरा जोन रहा है वहाँ पे एक नेगेटिविटी भी छाई हुई थी। ये सारी चीजों को लेके पूरा मंत्रिमंडल तकरीबन 1.25 साल पहले पूरा चेंज कर दिया गया। अब जब चेंज पूरा कर ही दिया था तो ये कयास तो लगाई जा रहा था कि इनको अब मौका नहीं दिया जाएगा। और जब कल पता चला, जो बड़े उम्मीदवार जो थे, जो खासतौर पे पिछले टर्म में जो सीएम रह चुके हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले ही ऐलान कर दिया कि हम बिल्कुल तब, लेकिन लोग समझ गए थे कि उनको भी पता चल गया कि अब टिकट मिलने वाली भी नहीं है, तो उन लोगों ने सामने से ये ऐलान कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जिन जिन उम्मीदवारों को उन्होंने चुना है, जो 160 की जो पूरी लिस्ट जाहिर हुई है, उनमें से कई ऐसे भी है जो कांग्रेस से आए। और कांग्रेस से आए, वैसे मैं आपको बता दूं, 20 को टिकट दिए, कम से कम 20 ऐसे उम्मीदवार है जिनको टिकट दिए, जिनमें खासतौर पे हकूबा और जो ब्रिजेश मिर्जा है, उन दोनों को कांग्रेस से साइडलाइन किया है। लेकिन जो कुंवर जी बावड़िया और जवाहर चावड़ा है, उनको रिपीट कर दिया है। जवाहर चावड़ा को वहीं से मानावादर से रिपीट किया है और 4 और नए चेहरे को भी स्थान दिया है। तो ये एक हम जो कल डिस्कस कर रहे थे कि ये क्यों इतना दूर खींच लिया, क्या अब तक जो डिक्लेयर क्यों नहीं हो रहा था? तो कहीं ना कहीं पता था कि बहुत सारे लोगों की टिकट कटेगी। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो सालों से, लेकिन उनको नहीं, लेकिन जो कांग्रेस से बीजेपी में है उनको मौका दिया जाएगा। तो इसका माहौल तो गर्म होना ही था। लेकिन क्योंकि कम टाइम हो, कम एकदम नज़दीक इलेक्शन आ गए हो, तो इतना बड़ा शोर हंगामा नहीं होगा। और बीजेपी का है कि अपने संकलन पे हमेशा मजबूत रही है। पार्टी संगठन से लेके हर बड़े नेता से लेके पब्लिक तक उनका पूरा एक सिंक्रोनाइज रहा है। तो इतना बड़ा माहौल गर्म नहीं होता जितना बाकी पार्टियों में होता है। जी अच्छा, इसमें जो टिकट, दो ही चीज़ की चर्चा हो रही है सूची जारी होने के बाद। एक तो टिकट कटने को लेकर के, और दूसरी जो जडेजा की वाइफ को और उस कांतिलाल को उतारा है उसको भी लेकर के चर्चा हो रही है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे मिलने के लिए, जो जिन्हें चोट लगी थी, जख्मी हुए थे, तो वो बराबर दिखाई दे रहे थे। तो क्यों इनकी इतनी चर्चा हो रही है? किस फार्मूले के तहत जडेजा की वाइफ को टिकट दिया गया? देखिए, जडेजा की वाइफ का मैं जहां तक बता दूं कि 2019 से वो चर्चा में है और कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि अगले इलेक्शन में उनका नाम कहीं ना कहीं सामने आया था। आपको एक चीज बता दूं कि एक तो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी उनके हस्बैंड, और दूसरी चीज ये कि उनका नाम वैसे उस हिसाब से भी काफी बड़ा था। कोई भी प्रकार का ऐसा बड़ा विवाद उनके साथ जुड़ा नहीं था। परिवार बड़ा है और काफी कनेक्टेड थे, तो एक नाम काफी टाइम से चर्चा में था, तो उन्होंने डन कर दिया। एक तो ये चीज है। दूसरा, जो आपने बोला, मोरबी की घटना को लेकर काफी सेंसिटिवली डिसीजन लिया गया है, क्योंकि वो रिसेंटली ये घटना हुई है और उससे काफी बैक स्टेप उनको जाना पड़ा था। और ये चीज भी मानी जाती थी कि मोरबी की घटना की एक असर गुजरात के चुनाव पे पड़ेगी कहीं ना कहीं। लेकिन देखने वाली बात है कि उसी 3 दिन में जब प्रधानमंत्री मोदी जो गुजरात दौरे पे थे, और आपने देखा होगा कि इस घटना का दुख उन्होंने अपने हर सभा संबोधन में किया था। न सिर्फ इतना, वो इमीडिएटली मोरबी भी गए थे। मोरबी में उन परिवारों से मिले जिन घटना का भोग बना है। न सिर्फ इतना, जो लोग सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे उनको भी मिले। तो एक कह सकते हैं कि एक सिंपैथी उनको मिली। और इसको ऐसे कहें कि जैसे जो भी दुर्घटना हुई, बहुत बड़ी दुर्घटना थी, तो उसका एक तरह से नायक जो बन के उभरे कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दिया और लोगों की जान बचाई, तो बहुत स्ट्रेटजी के तहत उनको दिया। एग्जैक्टली, ये स्ट्रेटेजी तो है ही है। लेकिन और एक चीज इंटरेस्टिंग जो सामने आई है, सूरत के अंदर आपके सामने, यानी आप आम आदमी पार्टी के सामने बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया बीजेपी ने। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ।
हूँ, वहां पे सूरत में पाटीदार अनामत आंदोलन के जो बड़े चेहरे थे उनमें से खास उनके सामने किनको उतारा जाए तो कुमार कानाणी को उन्होंने मैदान में रखा है। उनको उनकी टिकट नहीं काटी है क्योंकि वो बड़ा नाम पहले से थे, ठीक है। उसके पीछे एक और भी रीजन है कि उनके सामने कल्पेश कथेरिया जैसे भी लोग हैं जो कि पाटीदार अनामत से भी जुड़े हुए थे और पाटीदार समाज से भी और काफी टाइम से एक्टिव है। तो सूरत में और एक चीज ये भी थी कि साउथ गुजरात में सूरत एक अकेला था जहां से आपने गुजरात में एंट्री की, यानी कि आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेशन के 27 उम्मीदवार कॉर्पोरेशन के थे। तो एक जो सूरत का जो इलेक्शन रहा था कॉर्पोरेशन, वहां से पता चला कि आम आदमी पार्टी गुजरात में अभी पांव रख रही है। हालांकि फिर विवाद बहुत सारे हुए, 5-6 लोगों ने छोड़ भी दिया, वो अलग चीज है, लेकिन सूरत उनका एंट्री रहा है। तो सूरत में कोई भी रिस्क लेना वो नहीं चाहता। अब देखना ये है कि सौराष्ट्र के अंदर अभी क्या आगे जो पब्लिक है वो डिसाइड करती है। अभी भी कुछ 22 उम्मीदवार के नाम बाकी है, लेकिन ये जो एक उम्मीदवार के नाम सामने आए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली कितना कम डैमेज हो वो सारा डैमेज कंट्रोल को मैनेज कर करके एक नाम को डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, कल एक बात आप और बता रहे थे कि जो अभी तक इनके सबसे ज्यादा सीटें आई थी वो किस चुनाव में आई थी, जहां जो कि एकदम इनका अपर लिमिट था, जो जिसमें कि जी आप कांग्रेस की बात करें, अच्छा बीजेपी की बात कर रहे हैं। देखिए मैं बीजेपी की बात करूं कि 2000 मैंने कल बताया कि 2001 7 अक्टूबर से मोदी गुजरात में उन्होंने संभाला है, ठीक है, मोदी ने। उसके बाद 2002 में पहला इलेक्शन था, वो हाईएस्ट थी, मतलब मोदी के कार्यकाल की अगर बात करें तो वो हाईएस्ट थी, 127 बैठक थी। 127 के बाद 2007 में 117, 2012 में 115 और 2017 में 99, यानी 127 से 99 कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हुई है। अब इसमें जो है जो अभी तक ओपिनियन पोल आए हैं इसको लेकर के, तो 2 ओपिनियन पोल देख रहा था मैं, तो उसमें जो है आप इस बार तो लगभग 139 तक सीटें दी जा रही है। क्या लगता है आपको कि इतने नेगेटिविटी के बावजूद है या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद ऐसा हो सकता है? देखिए 2 चीज है, एक तो संभावना के तौर पे बहुत कम दिख रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार थर्ड फ्रंट इतना फ्रंट और इतना अग्रेसिव फाइट दे रही है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक तौर पे वो नेचुरल चीज है, अगर कोई भी पार्टी 27 साल तक रूल करेगी, ज्यादातर हमने देखा होगा कि 10 साल से भी ज्यादा क्रॉस कर दे तो भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल हो जाता है। तो ये 2 रीजन है कि जिनकी वजह से मुझे ये काफी कम चांसेस लग रहे हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ने अगर जो जितना बताया उतना परफॉर्म नहीं किया तो वो नुकसान कांग्रेस को करेगी और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। उस हिसाब से देखा जाए तो मोटा मोटा ये बहुत बड़ी चीज है। कांग्रेस को तो उसमें मैं देख रहा था कि अधिकतम 39-40 सीटें तक दी जा रही है जी, क्योंकि मैंने बताया इस हिसाब से कांग्रेस का नुकसान आम आदमी पार्टी भी करेगी और कांग्रेस खुद भी एक्टिव नहीं है। आपने देखा होगा कि उन्होंने सिर्फ 43 उम्मीदवारों की लिस्ट अब तक जो जाहिर की है और उस 43 पे भी नाराजगी बहुत सामने आई है। तो कांग्रेस अभी भी असमंजस में है कि किनको टिकट देनी चाहिए किनको नहीं देनी चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के हर जो बड़े नेता थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं एक बाद एक, तो उनको लेके भी एक माहौल गरमाया हुआ है। तो सामने कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है कि जहां से वो कांग्रेस कॉन्फिडेंटली उनको मतलब बीजेपी को इस बात का भी फायदा मिल रहा है कि 27 साल तक राज करने के बावजूद कांग्रेस जिस तरीके से लेट एक्टिव हुई और आम आदमी पार्टी उसके खाली हुए स्पेस को भरने के लिए बहुत पहले एक्टिव हो गई, तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ सा दिख रहा है। क्योंकि उस ओपिनियन पोल में मैं ये भी देख रहा था कि आम आदमी पार्टी को 21 सीटें तक दी जा रही है। देखिए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस बहुत लेट तो एक्टिव हुई है, लेकिन और एक बुरी चीज ये है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है वो गुजरात में नहीं दिख रही है। अब लोग सोचेंगे सेंट्रल लीडरशिप का क्या काम है, लेकिन यहाँ पे एक इंप्रेशन का सवाल है। मोदी जी क्यों हमेशा बोलते हैं कि डबल इंजन सरकार, क्योंकि साइकोलॉजिकली लोग भी ये समझते हैं कि अगर स्टेट में भी बीजेपी है, सेंट्रल में भी बीजेपी है, तो बहुत सारे ऐसे बड़े काम होंगे जो गुजरात के लिए काफी कन्वीनियंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की न तो सेंट्रल लीडरशिप दिख रही है न स्टेट लीडरशिप दिख रही है। उनकी वजह से कांग्रेस काफी पीछे है कि लोग अगर चाहे भी तो क्यों वोट दे, क्यों भरोसा करें। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है? देखिए ये कहना तो बड़ा टफ है कि हार तो कोई पार्टी क्यों मानेगी, लेकिन अंदरों अंदर वो जानती है कि ये चुनाव, हालांकि मैं ऐसा मानता हूं पर्सनली कि 2017 के बाद बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि 1985 के बाद 2017 में हाईएस्ट बैठक कांग्रेस को मिली थी, ठीक है। उसके बावजूद तो ये 5 साल में अगर मेहनत की होती तो 2000 कम से कम 2017 वाला एटमोस्फेयर तो मेंटेन करते, लेकिन ये हुआ ही नहीं। 2017 तक पब्लिक ने बहुत रिस्पॉन्स दिया था। तो जबकि उनके सामने जो दिल्ली और पंजाब का एग्जाम्पल है, वो इससे बेहतर कांग्रेस से बेहतर कौन जान सकता है कि जहां जहां वो कमजोर हुई या ढीले पड़े। कांग्रेस का संगठन तो अभी भी गुजरात में है, लेकिन जहां जहां वो ढीले पड़े वहां जो है आप जो है हावी होती चली गई। इसके बावजूद भी वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, सबक लेने को तैयार नहीं है। खैर ये चुनाव है, देखिए 27 साल तक राज करने के बाद यदि बीजेपी फिर से सत्ता में आती है
तो ये कुछ संदेश तो दे ही रहा है कि आखिरकार चुनाव कैसे जीते जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 160 की सूची इनकी आ गई है अभी, और सूची इनकी 22 लोगों की आनी है। उधर से आप और कांग्रेस की भी कंप्लीट होनी है। जब पूरी लिस्ट आ जाएगी उसके बाद थोड़ी तस्वीर साफ होगी कि किस क्षेत्र में कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का, इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप इस बातचीत में भाग लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।